नमस्कार दोस्तों। क्या मार्केट 23,000 लेवल जाएगा? निफ्टी 23,000 लेवल जाएगा? क्योंकि अगर आप देखो डाउनवर्ड ट्रेंड तो है, लेकिन कल जो शुक्रवार को जो हुआ, लास्ट हाफ आवर में बहुत बड़ी सेलिंग हुई। और अभी अगर हम लोग गिफ्ट निफ्टी भी देखे तो अभी ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स डाउन है, अराउंड 24,300 के आसपास है। और रीजन क्या है कि कल रात को सडनली एक बड़ा जंप आया ऑयल प्राइसेस में, और ऑयल प्राइसेस आ गया है अराउंड 93 के आसपास। 94 भी क्रॉस हो चुका था जब मैं ये वीडियो बनाऊं। 93 के आसपास है, तो वही टेंशन है, वो सबसे बड़ा टेंशन है। और मैं ये पहले भी कह रहा हूं कि इंडियन मार्केट को अगर कोई हिला सकता है तो वो है ऑयल। अगर ऑयल स्टेबल है तो सब कुछ स्टेबल है, अगर ऑयल अनस्टेबल है तो हमारे लिए दिक्कत है। और ऑयल जैसे 80 के ऊपर जाता है हमारे लिए बड़ी टेंशन होती है। और अभी तो ये 93 है, शायद वो 100, 110, 120 की भी बातें आ रही है अभी। कल एक आर्टिकल आया तो कतर के एक मिनिस्टर ने बोला है तो भाई $150 पर बैरल जाएगा। तो अभी इसमें हो क्या रहा है देखिए कि नेक्स्ट वीक लग रहा है कि टफ रहेगा मार्केट के लिए, अनलेस अनलेस कोई इंटरवेंशन आ जाए और सडनली कुछ चेंजेस हो जाए, ऑयल नीचे आ जाए तो बात अलग है। अदरवाइज यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि आप देखो नॉन स्टॉप एफआई की सेलिंग हो रही है। और सेलिंग होगी ना, क्योंकि आज वो आते क्यों है? आते हैं कमाने के लिए। अब आपका प्रॉब्लम बहुत सारे आ गए। एक तो ऑफकोर्स वी आर एनर्जी डिपेंडेंट, ऑयल डिपेंडेंट, 90% से ज्यादा ऑयल है। और अगर आप देखो तो इससे डायरेक्टली आपका फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाता है। और नो डाउट हम लोग अभी रशिया से ऑयल ले रहे हैं। अब हाँ, बड़े साहब ट्रम्प साहब ने बोला कि भाई, अमेरिकन बोला कि आप जाओ जी लो अपनी जिंदगी, 1 महीना आप ऑयल ले सकते हो, और वो भी जो समुद्र में वेसल्स घूमते हैं उनके उनके पास से लेंगे। डायरेक्टली रशिया से नहीं ले सकते, क्योंकि ऐसे वेसल्स 300-400 वेसल्स ऐसे घूमते रहते हैं, जो आप कहते हैं ना वो कैसे लाड़ियां घूमते रहते हैं ना स्ट्रीट में कि आप सब्जी ले लो, वैसे ही घूमते रहते हैं और उनसे हम लोग ऑयल ले रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आगे जाके ये ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो इसका इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। और ये इम्पैक्ट के वजह से हमारा जो हम लोग 7% का जो जीडीपी ग्रोथ रेट ले रहे, हर $10 ऊपर जाता है अगर क्रूड ऑयल, तो आपका 0.5 से डायरेक्टली जीडीपी कम हो जाता है। तो ये चीज देखनी रहेगी। वॉर कितना प्रोलॉन्ग रहेगा हमें पता नहीं है, ना आपको पता है, ना तो ट्रम्प को पता है, ना इसराइल को पता है, ना ईरान को पता है। लेकिन लंबा क्यों चलेगा? क्योंकि भाई ईरान बैक डाउन नहीं हो रहा है, जबरदस्त फाइट दे रहा है, मिसाइल पे मिसाइल छोड़ रहा है। बैकएंड में से किस तरह से रशिया और चाइना हेल्प कर रहे होंगे वो हमें पता नहीं, लेकिन ऐसा सुना गया पिछली बार जो वॉर हुई थी जून में, उसके बाद चाइना ने काफी हद तक कंपोनेंट सप्लाई करके और उनको बैलिस्टिक मिसाइल्स और बाकी एडवांस मिसाइल, कहते हैं ना कि एक एक मिसाइल से बहुत सारे 30-40 बॉम्ब्स में कन्वर्ट हो जाए, छोटे छोटे, वैसे सब मिसाइल्स भी दी है। इवन रशिया ने भी हेल्प की है इन सब चीजों में। तो ये लंबा चलेगा। तो और ईरान के लिए तो ये जिहाद है, यानी कहते हैं ना कि भाई करो या मरो जैसी बात है। और जब किसी के लिए करो या मरो की बात हो जाती है ना, तो फिर दिक्कत हो जाती है। क्योंकि यूएसए अगर आप देखें तो यूएसए के लिए करो या मरो नहीं है, उसको अपनी इकोनॉमी भी देखनी है। और पागलपंथी है ये क्यों चालू हुआ है, चलो उस पर डिबेट नहीं करते, लेकिन फिर वो बिल्कुल पागलपंथी है। और अभी कहते हैं ना मिडल ईस्ट पक गए। मिडल ईस्ट ने कल भी एक एक मीटिंग हुई जिसमें उन्होंने बोला कि भाई डिसाइड करे, नो बातें आ रही है सूत्रों के हवाले से, बातें कि सऊदी, यूएई और नो कुवैत हो, कतार हो, वो सब मिलके कि भाई हम लोग को क्यों धकेला जा रहा है। और कहीं ना कहीं वो यूएस में आगे जाके शायद इन्वेस्ट ना करे, ऐसा भी हो, या कम करे, ऐसा भी हो। क्योंकि एयर डिफेंस की फैसिलिटी तो उन्होंने उन्होंने यानी वो कहते थे ना कि वो यूएस में इन्वेस्ट करते थे क्योंकि उनको डिफेंस वो प्रोवाइड करते थे उनकी कंट्री की रक्षा के लिए। अभी क्या हुआ कि उनका पूरा डिफेंस इसराइल की तरफ मूव हो रहा है, इनको कुछ मिल नहीं रहा है, तो वो भी आगे जाके शायद यूएस में इन्वेस्ट ना करे। तो यूएस के लिए भी अच्छी बातें नहीं है इसमें। लेकिन बैक टू द मार्केट, तो मार्केट में अगर आप देखो ना, तो ये प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ओवरऑल अब जिस तरह से निफ्टी और वो सब बिहेव कर रहा है, तो मोस्टली अच्छे खासे सभी शेयर्स गिर रहे हैं। बैंकिंग जो अपना सपोर्ट कर रहा था वो भी एक अच्छा खासा धीरे धीरे नो स्लो डाउन नीचे आ रहा है। और बाकी सब सेक्टर्स तो आएंगे, जैसे एफएमसीजी बात करें तो, क्योंकि ये जो वॉर सिचुएशन होती है ना, तो अपने आप इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इनके मार्जिन्स और वो सब कम होता है। तो वहां एक बड़ी दिक्कत इन लोगों के लिए आके खड़ी रह सकती है कि भाई
आगे जाके अगर ये वॉर प्रोलॉन्ग हुई तो फिर इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्योंकि ऑयल प्राइसेस बढ़ता है, एज सिंपल एज है। आप देखो ऑलरेडी एलएनजी में नो यूरिया हो या एग्रोकेमिकल्स फर्टिलाइजर, उनके लिए आपको नेचुरल गैस चाहिए, तो वो कतार से आना तो बंद हो गया है। तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट भी आ रहा है। ठीक है, हाँ अभी गवर्नमेंट आपको बोल रही है कि भाई सब कुछ अवेलेबल है, कोई टेंशन लेने की जरूरत है, एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन भाई ये जब एक लेवल के बाद चीजें निकल जाती ना, तब दिक्कत है। क्योंकि देखिए कतर ने तो बोल दिया कि 1 महीने तक तो हम लोग कुछ दे ही नहीं पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो एक बार एलएनजी गैस बंद होते हैं ना, स्टॉप करते हैं ना, फिर कुछ वीक्स लगते हैं उनको वापस चालू करने में। एंड दैट इज द प्रॉब्लम। और ईरान यही चाहता था कि हर जगह प्रेशर क्रिएट कर जाए, हर जगह चिल्लम चिल्ली होनी चाहिए, पूरे वर्ल्ड को पेन होना चाहिए, तब जाके ना वो वर्ल्ड ही, यानी वर्ल्ड के सभी कंट्रीज ही फिर बोलेंगे यूएस और इसराइल को, बाबा बंद कर, ये लोग तो मरने नहीं वाले, तू फालतू में पूरी पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी लेके डूब रहा है। और अभी ऐसा हो रहा है। ये चीजें सबको हर्ट हो रही है, धीरे धीरे हर्ट हो रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो चालू नहीं हो रहा है। हाँ बातें चल रही है कि भाई यूएस ने भी एक्सपोर्ट करेंगे, उनकी शिप्स और टैंकर लेके वहां से निकलेंगे, लेकिन कौन इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा? अब वो बोलते हैं कि यूएस इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा। किस लेवल पे? अभी मैं बोलता हूँ कि चलो अगर एस्कॉर्ट भी करे, लेकिन एक टैंकर भी जल गया ना, एक टैंकर में भी अगर ईरान ने प्रॉपरली अटैक कर चुके और कहीं ना कहीं यूएस के ट्रूप उसको बचा नहीं सही, इंटरसेप्ट ना कर पाए, और लग गई ना आग, भाई साहब हालत खराब हो जाएगी। आई डोंट थिंक कि यूएस, यानी यूएस के लिए भी ये बड़ा रिस्क है, ये सब जो बोल रहे वो। और ये कहते हैं ना, बिना सोचे समझे प्लानिंग के बिना किया गया वॉर है। उनको लगा 2 दिन में खत्म हो जाएगा, वेनेजुला है, और वो हुआ नहीं। लेकिन हमारे मार्केट में इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा आएगा। जैसे मैंने ऑलरेडी बोला कि आप वो ये देखो ऑयल, और ऊपर से विक्स देखो, विक्स भी एक अच्छा खासा कहते हैं ना कि ना बढ़ गया है, 20 से ज्यादा। और उसके वजह से डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। वो बताते हैं कि वॉलेटिलिटी बहुत है, तो आगे जाके भी यहाँ दिक्कत आ सकती है। और यहाँ से मुझे लग रहा है कि मार्केट थोड़ा ऑफ कोर्स प्रेशर में रहेगा, और यही, लेकिन इनडायरेक्टली आप ये जो मार्केट गिरता है ना, प्लीज यूज कीजिए उसको इन्वेस्ट करने के लिए। मैं तो देखो बोलते ही जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि यहाँ एंड कब होगा। ट्रे आप बोलोगे टीवी देखोगे तो वर्ल्ड वॉर 3 चालू हो चुका है, हर जगह से प्रेशर। लेकिन क्या होता है कि आपको पता नहीं एंड कब होगा, और आप अगर इन्वेस्ट नहीं करते तो फिर बस छूट जाती है। ठीक है, तो आप हमारा गाइस ये मॉडल पोर्टफोलियो जो है, स्ट्रक्चर मॉडल पोर्टफोलियो हमने अभी लॉन्च किया हुआ है ना, ऑलमोस्ट 400 रुपीज में। आप वो भी अगर आप देखना है तो देख सकते हैं, ये रहा। मैं आपको लिंक दे दूंगा। ऑलमोस्ट आप देखिए 400 रुपीज है, लेकिन अभी 50%, 25% डिस्काउंट चल रहा है। ये सब्सक्राइब नाउ बटन करके आप कर सकते हो, तो 300 रुपीज प्लस जीएसटी में हो जाएगा। लेकिन इट इज़ वेरी गुड कि जहां हमने नो काफी हद तक स्ट्रक्चर पोर्टफोलियो दिया, और वो डायरेक्टली आपके डीमेट अकाउंट में आके सेटल होंगे। तो आप जरूर जाके देखिए, ये ऑफर अभी चल रही है, ये बस कल तक है, बाद में हम लोग ये बंद करें। 300 रुपीज पर मंथ, बहुत ही स्ट्रक्चर वे में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, और हमने ऐसे स्टॉक्स लिए जो ऐसे सब वॉर सिचुएशन से इम्पैक्ट ना हो, और आगे जाके कंपाउंडिंग रिटर्न दे। तो जरूर जाके देखिएगा। और गाइड है, आपके कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालेगा। कमिंग बैक टू द वॉर सिचुएशन, तो वॉर सिचुएशन में अभी देखिए हमारे लिए मार्केट में तो दिक्कत तो बहुत है। एक तो एफआईआई वापस नहीं आएंगे इतने जल्दी। देखो एफआईआई के लिए दिक्कत क्या थी पहले, पहले थी कि भाई यूएस ट्रेड डील नहीं हो रही है, और आपकी क्वार्टरली अर्निंग्स नहीं आ रही। अब चलो यूएस ट्रेड डील तो कहीं ना कहीं वो ठीक हो गई, लेकिन अभी क्वार्टरली अर्निंग ठीक नहीं आ रही है अभी भी। लेकिन अभी ये जो मामला हो गया है कि ऑयल बढ़ने से फिस्कल डेफिसिट आपका बढ़ेगा, इम्पैक्ट आएगा, और आपका जीडीपी कम हो सकता है। ऊपर से दूसरी बड़ी बात है कि रूपी आपका वीक हो रहा है। आप यूपी रूपी देखो 92 के आसपास आ चुका है। कहीं ना कहीं आगे भी हमारा रूपी वीक रहेगा। क्यों रहेगा? देखो हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज है। अगर आपकी बाकी सब डेवलपिंग कंट्रीज की करेंसी गिरती है तो हम भी गिरेंगे, गिरेंगे, वी कैन नॉट स्टे अलोन। करेक्ट, तो हम भी गिरने वाले हैं, और उसकी के वजह से चांसेस ऐसी है कि अभी तो विंडो ओपन चुकी है 94, 94, कहीं ना कहीं हम लोग 100 जाएंगे कुछ सालों में, ऐसी बातें भी चल रही है। क्यों? क्योंकि बाकी सब डेवलपिंग कंट्रीज में हालत बहुत टाइट है, एंड दैट इज द प्रॉब्लम विच रूपी इज फेसिंग करंटली। और एफआई की सेलिंग करिए जा रहा है। अभी प्रॉब्लम
एफआई के लिए भी दिक्कत है ना कि एक तो आपका क्वार्टरली रिटर्न नहीं आ रहा है, ऊपर से मैं रुपी में भी मार खा रहा हूँ क्योंकि वो कन्वर्ट होके जाएंगे तो उतना कम मिलता है। आप देखो तो पिछले एक साल में 10% से ज्यादा तो रुपी डेप्रिशिएट हो गया है, तो उसके वजह से भी उनका रिटर्न कुछ बना नहीं है ना। तो सेलिंग करे, लेकिन यहाँ से डीआई कांस्टेंट बाय करते जा रहे हैं। हाँ, फेब्रुआरी में कंपेरेटिवली डीएफआई ने कम सेलिंग की थी, कहीं ना कहीं लग रहा था कि अभी ट्रेंड चेंज हो रहा है और वापिस ये दिक्कत आ गई। अभी यहाँ दिक्कत ये है कि एफआई की बाइंग अभी लग रहा है कि थोड़ा लंबा होगा, ऊपर से जो यूएई और सऊदी और इन सब कंट्रीज से ना, ओमान, कतार, क्योंकि मैं भी 10 साल दुबई रहा हूँ, मुझे पता है कि बहुत अच्छा खासा रेमिटेंस आता था। अब वो रेमिटेंस में भी नो काफी हद तक नो रोक आ जाएगी, और वो प्रॉब्लम वापस दूसरी है कि जो रुपी को और वीक कर सके। एफआई का सेलिंग प्रेशर तो है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये सब चीजों से भी दिक्कत आती है। और डोमेस्टिक मार्केट, डोमेस्टिक, अगर आप आई थिंक म्यूचुअल फंड का भी डेटा देखे तो पिछले महीने डेटा थोड़ा अच्छा नहीं था। सो सेक्टोरल इम्पैक्ट अच्छा खासा प्रॉब्लम आएगा, और हमें ये जब अगर ऑयल धीरे धीरे करके 100 टच होता है तो फिर कैसे मार्केट बढ़ेगा, तो फिर आपको दिक्कत ही है। लेकिन आपको भी क्या करना है, फेज मैनर में आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट कहाँ जा रहा है, और मार्केट, और देखो ज्यादा दिमाग में मत लड़ाओ, क्योंकि अगर रात को सोओगे सुबह उठोगे सब कुछ चेंज हो गया होता है और आपको पता नहीं होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसे ही, जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था कि किस सेक्टर्स और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। बाय द वे, कल एक मैं एक स्पेशल सेशन करूंगा 11 बजे लाइव ऑन डिफेंस स्टॉक्स के। डिफेंस स्टॉक्स में मुझे लग रहा है एक अच्छी मेगा रैली आ रही है, तो उसके लिए मैं एक स्पेशल सेशन करने वाला हूँ। उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में बाद में दे दूंगा, वो जरूर अटेंड कीजिए। क्यों? क्योंकि वहां आपको पता चलेगा कि कैसे डिफेंस स्टॉक आगे बढ़ सकते हो, क्या रीजन है, और कौन किस डिफेंस स्टॉक्स में अच्छी तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो वो जरूर अटेंड कीजिएगा। क्योंकि वो आई थिंक वो इम्पोर्टेंट सेगमेंट है जो आपको ध्यान में रखना है इन्वेस्टमेंट के लिए। और थोड़ा आपको यहाँ है ना, लिक्विडिटी फ्लो वाले जो स्टॉक्स होते हैं ना, वहाँ आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि क्या होगा कि अभी ओवरऑल लिक्विडिटी क्रंच आएगा, क्योंकि डिफेंस में ऑलरेडी अच्छा खासा खर्चा हो चुका है इन सबको। अभी मिडल ईस्ट की बात करें हम लोग, तो मिडल ईस्ट है यार, मिडल ईस्ट सोचेगा भाई यूएस पे तो भरोसा किया नहीं जाएगा, इन लोगों ने तो हमको अकेला छोड़ के इसराइल के पीछे लग गए, इसराइल को सेफ गार्ड कर रहे हैं, हमें तो कोई फायदा ही नहीं मिल रहा है, और हमको तो ऐसे ही छोड़ दिया। और अभी ऐसे दुबई एज ए सिटी भी देखो किस तरह से वहाँ है ना बॉम्ब गिरे, यानी ड्रोन्स गिरे, उसके वजह से इम्पैक्ट आया है। मैं खुद दुबई 10 साल रहा हूँ, कभी सोचा नहीं था कि यार दुबई में भी अटैक आ सकता है, लेकिन हुआ। तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, रियल एस्टेट थोड़ा डाउन रहेगा, लेकिन आगे जाके रिकवर होगा, ऐसा नहीं कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन हाँ, जो कहते हैं ना कि एक सेफ हेवन की तरह जो उसको देखा जा रहा है, वो एक डायरेक्टली इम्पैक्ट आ जाता है। वैसे सऊदी नियोन पे इतना खर्चा कर रहे थे कि भाई लोग आके आए, अब सऊदी में भी अटैक हो रहा है, तो वहां जाके कौन रहेगा? तो ये जो इम्पैक्ट आते हैं ना, वो बड़े आते हैं। कुवैत ले लो, कतार ले लो, ओमान ले लो। अभी क्या होगा कि अभी को सबको भाई डिफेंस में तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उनको एक चीज तो पता चल गई कि कभी भी यूएस पे डिपेंड नहीं कर। इवन बहरीन का पूरा जो यूएस का एक बड़ा बेस था वो पूरा उड़ा दिया। बहरीन भी सोचेगा, और आगे जाके मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब जब वॉर खत्म होगी ना, फिर ये लोग बोलेंगे, अरब अरब कंट्रीज बोलेंगे यूएसए को, भाई माफ कर, तेरे पे ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया, अभी हम लोग खुद डिफेंस में इन्वेस्ट करेंगे। हाँ, हेल्प लेंगे लेकिन उतनी नहीं लेंगे। तो ये जो कहते हैं ना, ट्रम्प ने, मुझे लग रहा है कि आग बहुत पैरों पे कुल्हाड़ी, क्या कुल्हाड़ी पे पैर मार दिए हैं। आपको इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आता था, एआई में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर आप देखो तो ये यूएई, सऊदी और वो सब करते थे। इतना पैसा किसके पास है? उनके पास है। तो जो वो कहते थे ना पेट्रो डॉलर और वो सब का डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा। ट्रम्प को ये पता है कि ये सब हो रहा है, लेकिन वो अभी क्या करे कि वो नेतन्याहू नाहू के, यानी इसराइल के पीएम के बोलने पे वो बहुत शार्प बनता है ना, उसने लिटरली नो ट्रम्प को खींच के लाया ये वॉर में। अदरवाइज ये वॉर उसकी थी, यानी यूएस की थी नहीं, ये वॉर थी इसराइल और ईरान की। जून में भी जब हुई थी ना, तो अच्छा खासा इम्पैक्ट आया था इसराइल पे। और आई थिंक इफ आई नॉट $50 बिलियन का लॉस हुआ था, फिर उन्होंने यूएस को बोला, यूएस से इंटरवेन किया और फिर बंद हुआ।
इस बार भी ना जानबूझ के लेकर है कि उसको पता है कि अगर मैं यूएस को लाऊंगा ना तो मेरा पल्ला भारी होगा। और और पता नहीं इसराइल को अच्छा लगता है ना, सब ये केओस हो, ये सब पंगे हो, उनको मजा आता है, उनको लड़ाई हो उनको मजा आता है, उनका डिफेंस इक्विपमेंट्स आगे जाके ज्यादा बिकता है। अब तो यूएस का भी बिकेगा, यूएस भी मिडल ईस्ट को बेचेगा। देखिए ये होता है ना, ये वॉर कराते हैं और फिर उनको ही डिफेंस अपना बेचते, तो ये वर्ल्ड है, यही पूरा इस तरह से है। लेकिन क्या करेंगे, लेकिन इसमें कहते हैं ना, अभी 15 कंट्री से ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं। अब जब इतना बड़ा लेवल पे स्केल पे जब प्रॉब्लम आती है ना, या तो वॉर सिचुएशन होती है, तब उसमें आपको पता नहीं चलेगा कि आपका मार्केट कहाँ जाएगा। कहीं काफी लोग बोलते हैं कि भाई साइड में बैठ जाओ, ये सब सेटल होने दो सब तब बयाना, लेकिन क्या होता है कि कब होने दो, यानी मुझे और आपको पता नहीं है। कोई कुछ न्यूज आई और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं अंदर से फीलिंग आता है, ये 2 3 3 4 5 दिन के बाद ना कहीं मिडल ईस्ट कंट्रीज, जीसीसी कंट्रीज हाथ खड़े कर देंगे और वो बोलेंगे ट्रम्प और इसराइल को, भैया तू खत्म कर अभी। ओके, क्योंकि क्योंकि जो ईरान है वो, ईरान को खोने के लिए कुछ है नहीं, पूरा पहाड़ी वाला एरिया है, 3 गुना है इसराइल से बड़ा। और उनका तो उनके धर्म में भी लिखा है कि भाई ना, अगर आप ऐसे मरते हो तो मोक्ष मिलता है एंड ऑल दैट, तो कहीं ना कहीं वो तो पीछे हटने नहीं वाले हैं। और जब ऐसी वॉर होती है ना तो वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं है, ये सडनली आउट ऑफ द बुक्स आ गया, और कुछ लोगों को ईगो की वजह से नहीं तो इस आपने, मुझे ये नहीं पता चला कि जून में ऑलरेडी, उससे आई थिंक कुछ महीने पहले आपने ऑलरेडी न्यूक्लियर फैसिलिटी जो ईरान की थी पूरी उड़ा दी। जून में भी आपने अटैक किया था। ये सब कर रहे हो तो ऐसा क्या बड़ा थ्रेट था, और बार बार यूएस बोला ईरान वाज अ बिग थ्रेट, अगर हम लोग कुछ नहीं करते वो हमको अटैक करता। आज तक आपने कभी देखा है कि यूएस में किसी कंट्री ने, और ईरान जो कहाँ बैठा हुआ है, कहाँ बैठा हुआ है, यानी उनकी मिसाइल जा भी नहीं सकती इस तरह, उनके पास इतने एयरक्राफ्ट नहीं, तो कहाँ से अटैक करने वाला था। लेकिन वो है कि भाई ट्रम्प साहब को सुप्रीम लीडर बनना है, अभी वो ही बोल रहे हैं ना कि भाई ईरान का जो नया लीडर हो, यानी खेमानी का ही लड़का आया है, आई डोंट बिलीव ऑन दिस, यानी कि मैं तो उसको मानता ही नहीं, उसको हटा के मैं होना चाहिए, यानी मैं मुझे सुप्रीम लीडर, यानी वो तो नहीं बनेगा लेकिन कि मैं डिसाइड करूंगा कि आगे जाके कौन लीडर रहेगा। ऐसे आदमी को पता नहीं यूएस की गद्दी मिल जाती तो क्या, उसने आके किया क्या, वॉर पे वॉर, वेनेजुला हो, सीरिया हो, अब ईरान हो, ये सब क्या है यार, क्या है। बट एनीवेज चलो, कहाँ जाता, कभी कभी मैं ये सब बातें करता हूँ ना, मैं बह जाता हूँ उन सब चीजों से, क्योंकि परेशान होते हैं ना एट द एंड ऑफ द डे। मैं आप पूरा इन्वेस्टर कम्युनिटी जो आराम से बैठ के काम कर रहे हैं खुद का, और इकोनॉमी को ऊपर ला जाए, और ऊपर से ऐसे लोग आते हैं जो पूरी चीजें हटा देते हैं। ईरान के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, सबको पता है कि वही पूरी दुनिया की, कहते हैं ये कहते हैं ना, नेक है यार, उसको उन्होंने दबा दिया, तो फिर आप सांस कहाँ से लोगे, और वही हो रहा है, वही हो रहा है। ऑयल प्राइसेस कैसे जंप करें, हाँ यूएस के पास एनर्जी है लेकिन सबके पास नहीं है ना। कल ही अगर आपने देखा होगा, एक यूएई के बड़े नो इंडस्ट्रियलिस्ट ने नो ट्विटर में मैसेज डाला कि ट्रम्प को कि भाई हु हैज गिवन यू राइट टू ड्रैग अस इन द वॉर, कि आप लोग, आप किस तरह के लीडर हो कि खुद का ही देखते हो। करेक्ट। तो ये सब चीजों की वजह से वर्ल्ड इज नॉट सिक्योर करंटली। कहीं ना कहीं सबको लग रहा था कि भाई 1 2 दिन में खत्म हो जाएगा, चलो चीजें सेटल डाउन होगी, विद एन एवरीथिंग विल बी गुड फॉर एवर, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अभी आपके लिए वही दिक्कत है कि यही हो रहा है, ये देखो, इसलिए वीकेंड से पहले सेलिंग क्यों आती है, लोगों को पोजीशन हल्की करके जाना है कि भाई वीकेंड में क्या होता है पता नहीं चलता। हमारे लिए भी काम बढ़ जाता है, पहले ऐसा था वीकेंड है चलो सुकून है कि चलो आराम से करेंगे काम ये वो। अभी तो पूरे दिन, मैं सच बोलता हूँ, मैं सुबह उठता हूँ रात को सोता हूँ, पूरे दिन यही देखते हैं भाई अभी क्या हुआ। एक बाजू मेरा वो चलता ही रहता है कि भाई अभी वॉर में क्या हुआ क्या हुआ, अरे क्योंकि भाई इन्वेस्टर को गाइड करना है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट चेंज करना है, कोई स्टॉक लेके बेचना है, या जो भी करना है वो चेंज करना है, तो हम मुझे देखते रहना पड़ता है। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कुछ दिन से जब से ये चालू हुआ है मेरा दिमाग हिल गया है। क्यों? क्योंकि पूरे दिन पढ़ना पड़ता है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वहां से टैंकर जा रहे कि नहीं जा रहे, अभी इसराइल ने क्या बोला, अभी ईरान ने क्या बोला, यूएस ने क्या बोला। थक जाता है दिमाग, और वही लगे, और मैं सच बोलता हूँ ये पूरा अननेसेसरी वॉर है।
कोई फालतू का सिर पैर नहीं है इस वॉर के बीच में, कोई यानी मोटिव नहीं है। मोटिव के बिना ये एक चीज, एक बंदे को, इसराइल को बस ईरान को हराना था, क्योंकि जून में उसने बहुत अच्छी तरह से मात खाई थी और उसने यूएस को धकेला। अब एक्चुअली उसके वजह से फिर ईरान ने सभी और जीसीसी कंट्री को धकेला है। अभी देखो, अगर ऑयल प्रोडक्शन, बहरीन के एक ऑयल वहां जो आग लगी उसके वजह से भी डिले हो रहा है। करेक्ट। तो नया अगर आपका ऑयल सप्लाई नहीं आएगा क्या होगा इंडिया के लिए? अभी देखो 60 डेज है। पाकिस्तान के आपने अगर वीडियो विजुअल देखे होंगे तो वहां देखे आप, वहां तो ऑयल ही खत्म हो गया है। ये संडे तक ऑयल था, यानी कल तक का ऑयल है, ऑयल ही खत्म हो गया है। अब वो बाई करेंगे वो बात अलग है, लेकिन कहने का तात्पर्य है कि उनकी हालत भी खराब है। ऊपर से वो लोग भी अभी अफगानिस्तान के साथ वॉर पे लगे, अब उनका फिस्कल डेफिसिट की क्या हालत होगी, सोचो आप। कितनी सारे, जापान की हालत खराब होगी, हमारी तो खराब है, हम लोग भी अभी नो। अब बोल रहे, यूएस बोल रहे कि चलो वी अलाउ इंडिया टू बाय लॉ। अरे भाई तू कौन होता है बोलने वाला? अगर आप ना बोलते तो क्या हम रशिया से ऑयल नहीं लेने वाले थे? रशिया से ऑयल तो ले ही रहे हैं। तो ऐसे ही अब वो अपनी सुप्रीमेसी डाल रहा है कि बस मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। और उसके वजह से ना हालत टाइट होते जा रही है। ठीक है, अब ईरान नहीं हटने वाला है पीछे, वो कहे तुम जाके अब देखो क्या हुआ आप, और क्या मिलता है आपको? एक बंजर जमीन है, पहाड़ों से घिरा हुआ देश है, उसमें आपको क्या मिलने वाला है यार? अच्छा खासा धंधा कर रहे हो आप। अफगानिस्तान में 20 साल रहे, पूरा अफगानिस्तान को ऊपर नीचे कर दिया। $2 ट्रिलियन यूएस ने खर्चा किया वो वॉर के पीछे, $2 ट्रिलियन। एंड में क्या हुआ? अफगानिस्तान को ही सौंप के आ गए। क्या फायदा? ठीक है, ईरान को भी ईरान को ही सौंपना है, तो क्यों भाई सबके बाप बनने जा रहे हो? करेक्ट। और वो ही है कि वो हमेशा यूएस अपनी मन, लेकिन इस बार क्या होगा, उल्टा होगा इस बार। अभी ट्रस्ट टूट जाएगा लोग कंट्रीज को। अभी क्या है कि एक होता है डिक्टेटर कि मैं बोलूँ वैसे होना चाहिए, मैं बोलूँ वैसे। अभी देखो, अभी मिडल ईस्ट भी शांति से कर रहा है कि भाई नहीं, पहले सेटल कर लेते ये वॉर, जो बाद में वो बम्बू लगाए। ये यूएई, सऊदी, कतार, ओमान वो छोड़ने नहीं वाले इनको। एक बात मैं बोल देता हूँ, वो नहीं छोड़ेंगे। वो इंश्योर करेंगे कि भाई तूने कमिटमेंट दिया था हमें सिक्योरिटी देने का यूएस को, अभी तूने किया क्यों नहीं? कि ये जो होते हैं ना, ये जो मिडल से, वो दिमाग से तो थोड़े तंग संख्य होते हैं कि यार ये किया, ये दिया है तो ये करेंगे। ओके, अब ईरानी देखो, मर जाएंगे। और देखो 5,000 साल की पर्शियन की हिस्ट्री है इनकी यार। आज तक वो ऐसे नहीं, वो इराक के सामने आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 8 साल का तक वॉर किया था, तो भी ईरान को हरा, इसराइल को हरा के छोड़, सॉरी इसराइल क्या, इराक को हरा के छोड़ा था। सो दे नो हाउ टू डू वॉर। ओके, उनको बंकर, वो पहाड़ों में छुप जाएंगे, पहाड़ों में से छोड़ेंगे, और वही हो रहा है। कितने को कितनी चीजें उड़ाओगे? उनके 50,000 ड्रोन के सामने मिलियंस ऑफ डॉलर्स के वेपन इंडिया, सॉरी यूएस यूज कर रहा है। तो ये सब की वजह से ना मार्केट को पता है कि ये वॉर खत्म नहीं होगी, और वो अभी धीरे धीरे डिस्काउंट हो रहा है। एक वीक देखा मार्केट ने 80-85 तक। याद है ना आपको, लास्ट सैटरडे वॉर चालू हुई थी, ये सैटरडे यानी एक वीक खत्म हुआ। रियल में अगर आप बाद में वो $75 के 80-85 के आसपास होगा, और अभी सडनली 93 आ गया। दो अभी आप देखोगे कि स्पीड में, किस स्पीड में एनर्जी के प्राइस बढ़ेंगे एंड ऑल दैट, एंड दैट इज वेयर द हिट विल बी। सो ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ गाइस, आई नो थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन मैं दिल की बात बोल रहा हूँ आपको कि यहाँ आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। और इन्वेस्टमेंट करो, मैं तो बोलता हूँ करो। लोग बोलते हैं कि भाई साइड लाइन में रह जाओ, लेट थिंग्स गेट सेटल। देखो यार, यही अपॉर्चुनिटी होती है ग्रो करने की। लेकिन ऑफ कोर्स ट्रेडर नहीं, और यहाँ कोई कहते हैं ना कि ये मत लेना अपना मार्जिन ट्रेडिंग में बस प्योर लॉन्ग टर्म करो। हमारा अगर आपको देखना है तो वो जाके देखिए, ₹300 में आपको पूरा पोर्टफोलियो मिल रहा है, प्लस डीमेट के साथ लिंकिंग मिल रहा है। लेकिन उस तरह से लॉन्ग टर्म करोगे ना, अच्छा खासा गेन मिलेगा। और कल कल जरूर अटेंड करना जो मैंने डिफेंस का बोला है गाइस, इट विल बी नो वेरी वेरी हेल्पफुल सेशन होगा, जिससे आपको और किस तरह से डिफेंस में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे स्टॉक्स में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी, वो सब हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो ये सब जानने लगे गाइस, इन्वेस्ट
फॉर अ लॉन्ग टर्म, तो आप सेफ रहोगे। हाँ शायद 5-10% नीचे आ जाए। देखो 23,000 आने में 23,000 कितना है, देखो अभी 24,300 है, यानी 1,200 या 1,300 पॉइंट नीचे आता है तो 5% होता है। 1,300 पॉइंट निकलेगा तो 5% अगर निफ्टी गिरा है तो 23,000 तो आ ही जाने वाला है ना। करेक्ट। तो चांसेस है कि वो आने का। सो वन हैज टू बी केयरफुल, लेकिन बॉटम नहीं पकड़ पाए धीरे धीरे, अगर 100 रुपए है तो चलो 10-20 रुपए धीरे धीरे डाल के आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है। चले आपके कोई क्वेश्चंस ले लेते हैं। आपके कोई क्वेश्चंस है अभी दिमाग में तो जरूर लिख लीजिएगा, आई आंसर दैट। ओ पीतल 280T, सर व्हेन इज द मीटिंग? वेल मीटिंग कल है डिफेंस का 11 बजे, मैं आपको लिंक दे दूंगा, जरूर अटेंड कीजिएगा। सर एनएमडीसी पे बताओ, शुजीत कुमार गुड डिविडेंड कंपनी है। वेल एनएमडीसी ऑफ कोर्स ये जो क्रिटिकल मिनरल और वो सब की बातें चाहिए तो उसमें थोड़ा आपको फायदा रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अभी क्या हो रहा है कि ओवरऑल अगर मैं देखूं तो ये वॉर सिचुएशन चल रही है ऑल दैट, तो उसको भी उसके वजह से इतना फर्क तो नहीं पड़ेगा, तो आप लीजिए, लेकिन थोड़ा नीचे आता है तो लीजिए, थोड़ा वेट कर लो तो बेटर रहेगा। और इस बार थोड़ी अर्निंग कंपेरेटिवली ठीक है, लेकिन थोड़ा वेट कर लो तो बेटर। ऑफ कोर्स प्लीज अपना एनालिसिस करके इन्वेस्ट कीजिएगा। देन सुरेश प्रजापति 1305, ये क्वेश्चन लिया था लेकिन उन्होंने ई मुद्रा में बोला है। पहले ई मुद्रा यार ना कहीं यार आपका कहते हैं ना कि गवर्नमेंट पे बहुत कुछ डिपेंडेंट है, और वही प्रॉब्लम है ई मुद्रा का। और मैं इतना पॉजिटिव नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट की अगर पॉलिसी भी चेंज होगी तो इस स्टॉक में डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा, तो आई एम नॉट टू मच पॉजिटिव, तो कीप दैट इन माइंड। सर सिटी अर्निंग कंपाउंडर्स में अभी भी ऑफर चल रही है? हाँ चल रही है। मैं आपको लिंक दे दूंगा, जरूर वो एनरोल कीजिएगा। अभी 300 रुपीज पर मंथ से है, तो नो इट विल हेल्प यू लॉट आपको एक अच्छा स्ट्रक्चर पोर्टफोलियो बनाने में। अ, प्रवीण हलाल 7B बोल रहे हैं, सर क्रैक इन स्टॉक मार्केट इज कमिंग। ऑफ कोर्स लग तो रहा है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी जिस तरह से डाउन है और जिस तरह से अभी भी नो मारा मारी चल रही, यानी वॉर कंप्लीटली ऑन है, तो ऑफ कोर्स नीचे लग रहा है। 5% नीचे आएगा तो 23,000 आ जाएगा, तो कुछ कह नहीं सकते तो हाँ, लेकिन डाउन तो है। तो थोड़ा देख के इन्वेस्ट करना। संकेत बी भूरिया 550 सर अभी रिकवरी नहीं भूल सकते जब तक मिनिमम 25,200 550 अच्छा कट करे। यस 100% संकप जी, क्योंकि यही प्रॉब्लम है इन सब हम लोग जब निफ्टी की बात करते हैं ऑल दैट, कि यहाँ वही होता है ना कि लेवल्स पे, हर लेवल पे अभी सेलिंग प्रेशर आ रहा है, क्योंकि ग्लोबली पता नहीं। हाँ कहीं ना कहीं अगर प्रेशर जाए और ईरान तो पीछे नहीं हटेगा, इसराइल और यूएस कहीं ना कहीं बोल दे कि चलो भाई खत्म हो गया हमको, जो क्योंकि उनके मोटिव भी चेंज हो रहे। पहले मोटिव था कि लीडरशिप को चेंज करना है, अब वो तो नहीं हुआ, क्योंकि वहां बार बार ट्रम्प बोल रहे उनकी जनता को, ईरान की जनता को, आके पावर लो, बी करेजियस, हम लोग आपको हेल्प करेंगे, हम इम्यूनिटी देंगे। पहले तो वहाँ इंटरनेट ही बंद है, तो आपकी आवाज ही नहीं जा रही है और कोई नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी भी उनकी जो मिलिट्री है ना, और वो वहाँ की रीजनल फोर्सेस इतनी स्ट्रांग है, किसी को ऊपर आने नहीं दे रही है। तो खीमानी के बेटे को बिठा दिया ना, तो रिजिम चेंज हुआ, यानी उनका वो प्लान तो पूरा फ्लॉप हो गया। रही बात, उनको लगा कि सभी के ना अधिकारियों को उड़ा देंगे, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं कब जाके वो रुकेंगे, और कहीं ना कहीं उनके पे प्रेशर आएगा तब चीजें ठीक हो गई, लेकिन उसकी तक हमें राह देखनी पड़ेगी। ठीक है, चले यहाँ तक रखते हैं गाइस, तो कल मिलते हैं अपने 11 बजे। आई सेंड यू द लिंक। सी यू देन, बाय बाय। आपके क्वेश्चन जरूर डाल दीजिएगा आपका। चलिए बाय।